साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे जो एमपी टेट 2011 का जो केमिस्ट्री का पेपर आया था वो कैसा आया था, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्टों को हम समझेंगे। 2011 में पेपर हुआ था, उसके बाद में 2018 में हुआ, फिर अभी लेटेस्ट अभी आपने जो दिया है वो पात्रता परीक्षा थी और चयन परीक्षा। ये पहली बार हो रहा है कि दो दो एग्ज़ाम हो रही, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। उससे पहले एक ही एग्ज़ाम होती थी, 2011 में भी एक ही एग्ज़ाम हुई थी और 2018 में भी एक ही एग्ज़ाम हुई थी, उसके बेस पे सिलेक्शन हुए थे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे 2011 का जो पेपर है, 2011 में जो पेपर आया था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर मेरे द्वारा भी दिया गया था, यही पेपर मैंने जो है दिया था 2011 में। और इसमें जो है 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चन में से 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तो वो जनरल पेपर के थे, बाकी 51 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के थे। तो आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पेपर के 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। कई साथी हमसे जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पर और ऐप के थ्रू कोर्स ले भी रखा है, तो अच्छे से तैयारी करते रहे। और जिन साथियों को कोर्स लेना है या टेस्ट सीरीज़ लेना है वो जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी, दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। मानव शरीर में कैल्शियम निम्न रूप में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द कैल्शियम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में पाया जाता है साहब? तो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजिनेस द्वारा डाई नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तन के दौरान, नाइट्रोजिनेस एंजाइम द्वारा डाई नाइट्रोजन बोले तो N2 को किस में कन्वर्ट करना है? अमोनिया में। अमोनिया में परिवर्तन के दौरान एमओएफई प्रोटीन को निम्न संख्या में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया होती है। एमओएफई प्रोटीन को निम्न संख्या में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया होती है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजिनेस एंजाइम की प्रदेश में हो रही है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम की प्रदेश में रिएक्शन हो रही है। और साहब यहाँ पर जो है 8H+ आते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 2NH3+ ये जो हो जाएगा H2। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन से अमोनिया बनने में, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? अपने को 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। ओके साहब। अगला आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। माल्टोस इज डाई हेक्सोज ऑफ, माल्टोस निम्न का डाई हेक्सोज है। किसका डाई हेक्सोज है? तो ग्लूकोज और ग्लूकोज यूनिट मिल जाए तो क्या बनता है? माल्टोस। मतलब माल्टोज में ग्लूकोज की 2 यूनिट प्रेजेंट रहती हैं माल्टोज में, जो कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में सब चीज़ें कंप्लीट करवा रखी है। अरे यदि यहाँ पे सुक्रोज आ जाता तो क्या लिखते हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज लिखते हैं। ओके, तो माल्टोज निम्न का डाई हेक्सोज है। किसका है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। चलिए, रेशेदार प्रोटीन के लिए असत्य कथन कौन सा है? रेशेदार प्रोटीन के लिए गलत बात क्या कह दी साहब? ये रेखीय संघनन उत्पाद बनाते हैं, बिल्कुल साहब, है ना। दे आर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, दे आर सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन। तो रेशेदार प्रोटीन, हमारे बाल जो हैं रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल हैं। ये जल में विलेयशील हैं, अगर जल में विलेयशील होते तो सुबह उठते ही रोज गंजे हो जाते। तो साहब ये जल में विलेय नहीं है, तो ये बात क्या है? यहाँ पर गलत है। ओके, ये बात गलत है। बाकी ये रेखीय संघनन उत्पाद है, ये प्रबल अम्लीय विलयनों में विलेयशील है, ये प्रबल क्षारीय विलयनों में विलेयशील है। तो सही ऑप्शन आपके सामने ये वाला है कि ये जल में विलेयशील नहीं होते हैं। तो ये असत्य बात है ना कि ये जल में विलेयशील है, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। साहब उस अभिकर्मक का चयन कीजिए जो अल्फा एमिनो अम्लों के केवल एमिनो समूह से अभिक्रिया करता है। साहब अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड में NH2 CH R और ये COOH
डिफरेंट आर होता है, उसके आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। एकमात्र ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड्स होता है, ग्लाइसिन, ठीक है, उसमें कीरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता है। ग्लाइसिन एकमात्र, क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। बाकी टोटल जो भी अल्फा एमिनो एसिड्स है उसमें कार्बन जो प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, कीरेल कार्बन रहता है, असम्मित कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो साहब डिफरेंट आर के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड्स होते हैं। और ये जो होता है ना, कि उस अभिकर्मक का चयन कीजिए जो अल्फा एमिनो अम्लों में केवल एमिनो समूह से क्रिया करता है। तो कुछ जो है एमिनो समूह से क्रिया करने वाले प्रोडक्ट रहते हैं, कुछ COOH वाले से। तो यहाँ पर जो एसिटिल क्लोराइड तथा नाइट्रस अम्ल दोनों जो है वो कहाँ पर क्रिया करेंगे, सिर्फ एमिनो समूह पर से क्रिया करते हैं, COOH समूह से क्रिया नहीं करेंगे। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही है। चलिए साहब, फिशर इंडोल संश्लेषण, जब इसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे तो फिशर इंडोल सिंथेसिस में जो माध्यमिक यौगिक बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है साहब, इनेमीन। क्या है नाम, इनेमीन नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। फ्यूरेन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमण सामान्यतः निम्न स्थान पर होता है। ठीक है, कौन से स्थान पर आक्रमण होता है साहब? तो जब फ्यूरेन की हम बात करेंगे तो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर तो इस टाइप से होती है कुछ। ओके, ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर साहब कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अपनों ने ले लिया H+। ठीक है साहब, यहाँ पर इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए जोड़ा, और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको जोड़ने के काम में आ जाए, और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है यहाँ पर आ जाए। ओके, तो अपने पास जो है इस टाइप से कुछ ये हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक लोन पेयर तो है ये इसके पास, एक लोन पेयर ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ पर हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर एक H तो पहले से जुड़ा हुआ है, ये CH है, और एक H और ये जोड़ दिया अपनों ने। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो है कहाँ पर जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल। ये है पोजीशन जो है इसकी, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फाइव्थ है, ऐसे पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन जो होगा वो कौन सी पोजीशन में होगा, या तो फिर 2 पोजीशन पर होगा, या फिर कौन सी पोजीशन पर होगा, 5 पोजीशन पर होगा। अगर 2 और 5 जो है फिलअप है तो उस कंडीशन में 3 या 4 पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होगा। 2 पोजीशन पर क्यों होगा, क्योंकि साहब 2 पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होगा, 2 पोजीशन पर होगा। ओके, तो C2 पर होगा, C2 पर होगा, C5 पर भी होगा, दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन C5 दिया हुआ नहीं है तो C2 मान लो यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के विकृतीकरण के संबंध में गलत बात क्या कह दी साहब? सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें यह प्रोटीन के भौतिक गुणों को परिवर्तित करता है। इट चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। यह प्रोटीन के जैविक गुणों को परिवर्तित करता है। इट चेंज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को परिवर्तित करता है। इट चेंज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यह जो है क्या करता साहब, प्रोटीन के विकृतीकरण के संबंध में गलत कथन है। विकृतीकरण में प्राथमिक संरचना में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन कहीं ना कहीं मैंने जो है टेस्ट सीरीज करवाई होगी, वहाँ पर भी आई होंगे इस टाइप की क्वेश्चन। ओके, कुछ क्वेश्चन जो है इसमें जो है आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे जैसे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन है तो वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, वो पहले वाले 2011 के सिलेबस में थे। जैसे सॉलिड स्टेट के यहाँ पे क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट उस टाइप में सिलेबस में नहीं था, लेकिन अभी इस टाइम पर आपके सिलेबस में है। तो आपका सिलेबस तो है तो लेंदी है, लेकिन अगर बार बार पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सिलेबस कम होता जाएगा। ठीक है, रिवीजन अच्छे से करते रहना। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो कि हम आते हुए भूल गए कि इतना याद था यार, बस थोड़ा सा और याद आ जाता तो ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस कोई चांस नहीं हो साहब। हार्ड एसिड HSAB, जो HSAB से आपके सिलेबस में है HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। ओके, और ये अच्छी तरह से मैंने बताया था कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में, हार्ड बेस के साथ में स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ में। और सॉफ्ट
बेस के साथ में, सॉफ्ट बेस के साथ में, मतलब मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में क्या बनाते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। क्या क्या फॉर्म करते हैं, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं साहब, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, याद रहेगा। लेकिन यदि मैं ले लूँ यहाँ पर कि हार्ड एसिड, हार्ड एसिड, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस की बात करें, ठीक है, या सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस की बात करें, हार्ड बेस की बात करें, तो ये जो कंपाउंड्स होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा, याद रहेगा, अनस्टेबल होगा। तो हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस पूरा पूरा वीडियो बना रखा उसका स्पेशली, तो जाके देखिएगा। तो सिलेक्ट ए पेयर ऑफ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, इसमें मृदु अम्ल तथा मृदु क्षारक का चयन कीजिए साहब। तो Ag+ जो है एक मृदु अम्ल है और I- क्या है, एक मृदु क्षार है, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ओके, यदि यहाँ पर F- हो जाता, ठीक है, तो ये जो है ये साहब ये मृदु अम्ल है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको मृदु क्षार है, और ये होता तो कठोर क्षारक हो जाता। Cl- भी कठोर क्षारक है, ठीक है। तो ये जो है ये मृदु अम्ल है, ये कठोर क्षारक है, क्षार धातु आ गई, ये कठोर क्षारक है। तो ये पूरी टेबल जो है आप एनालिसिस करिएगा, कौन कठोर अम्ल है, कौन कठोर क्षारक है, कौन मृदु अम्ल है, कौन मृदु क्षारक है, HSAB में मिल जाएगी पूरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ M/5 H2SO4। नॉर्मलिटी निकालना है आपको। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास जो है फार्मूला है, वो है नॉर्मलिटी निकालने का, नॉर्मलिटी इक्वल, नॉर्मलिटी बराबर क्या लिखेंगे साहब हम, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, मोलरिटी, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, बेसिसिटी। तो H2SO4 की स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप से होती है साहब, इसके पास 2 OH है, इसकी बेसिसिटी कितनी, 2 है, मोलरिटी आपके सामने दे रखी कितनी, M/5 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोलरिटी M/5। ओके, तो 1/5 गुणित बेसिसिटी कितनी है, 2, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, N/2.5, ये नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगी, तो ये नॉर्मलिटी होगी। ओके, सी वाला ऑप्शन सही है कि नॉर्मलिटी ऑफ M/5 H2SO4 की कितनी हो जाएगी, N/2.5 हो जाएगी। चलिए, ये भी HSAB से रिलेटेड क्वेश्चन है, HSAB के क्वेश्चन अच्छे पूछे थे, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो है दे दिया है स्टेबिलिटी, तो जल में विलेयता का क्रम है साहब, ठीक है, जल में विलेयता का क्रम दे दिया। जल में विलेयता का क्रम कौन है, LiI जो है ज़्यादा सॉल्यूबल है, किससे, LiF से, ठीक है, LiI जो है ज़्यादा सॉल्यूबल है, किससे, LiA से। इनके बीच में जो है ये वाला कंपाउंड LiI, ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है कम है, इनके बीच में LiF के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, LiI ग्रेटर देन LiF। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे Hg2+, Hg2+ जो है वो है एक सॉफ्ट एसिड है, कौन से बेस के साथ में स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तो साहब यहाँ पर जो है H2- जो है, H2- टेबल पूरी HSAB की याद करें, कठोर अम्ल कठोर क्षारक, ओके, उसमें जो है अधिकतर जो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं को कठोर अम्ल में रखा गया है। ओके, और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हायर जो एटॉमिक नंबर वाले उनको मृदु अम्ल में रखा गया, बाकी जो है हार्ड एसिड में रखा गया है। तो Hg2+ जो है वो किसके साथ में स्टेबल कंपाउंड बनाएगा साहब, H2- के साथ में, H2- और Hg2+, HgS, हार्ड एसिड सॉरी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस स्टेबल कंपाउंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इनका स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है साहब, कि इनका स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर कौन सा है। तो कुछ नहीं है, दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करो, नाइट्रोजन के 7 और O+ के पास कितने 7 हो गए, तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर NO 7 और 8 कितने हो गए, 15,
और NO माइनस 7, ये हो गए 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो मैंने ट्रिक्स बताई थी, 14 अगर इलेक्ट्रॉन का योग आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 3 आएगी। 15 आ रहे हैं तो कितनी आएगी, 2.5 आएगी। और 16 आ रहे हैं तो कितनी आएगी, बॉन्ड ऑर्डर 2.02 आएगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है, इसकी है, NO प्लस की, देन NO की, देन NO माइनस की। ओके, अगर 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं योग तो 13 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कितने आ जाएगी, 2.5। अगर 12 इलेक्ट्रॉन योग आ रहा है तो कितने आ जाएगी, 2.0 आ जाएगी बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये है 17 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो कितनी आ जाएगी बॉन्ड ऑर्डर, 1.5 आ जाएगी। 18 आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ जाएगी, 1.0 आ जाएगी। तो यहाँ पर कितनी आ रही है बॉन्ड ऑर्डर, ये वाला क्रम है। तो अपने को तो इसकी बात करना है, इसकी बात करो। क्या है कि स्टेबिलिटी का सही क्रम है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो है ये स्टेबल NO प्लस है, देन NO है, देन NO माइनस है बॉन्ड ऑर्डर MOT की अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट, वांट हाफ फैक्टर आई क्या होता है, वांट हाफ फैक्टर आई क्या होता है। तो सामान्य मोलर मास बटे प्रेक्षित मोलर मास को क्या कहते हैं, वांट हाफ फैक्टर कहते हैं, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सामान्य मोलर मास बटे प्रेक्षित मोलर मास लिखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास में हाजिर, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंटम को। ये फार्मूला है साहब, अंडरवुड, ठीक है, L × L+1 .h/2π, ये फार्मूला है किसका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, L है ये ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, कौन सा मॉलिक्यूल जो है नेचर में पोलर है, सभी एक जैसे दिख रहे हैं अपने को, ठीक है, कि कौन सा पोलर है। तो जिसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होगा, वो डाइपोल मूवमेंट जिसका जो है शून्य होगा वो नॉन पोलर होगा। तो ये जो है ये नॉन पोलर है, ये वाला कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा, है ना। रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट इनका क्या होगा साहब, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। इसका नॉन जीरो है डाइपोल मूवमेंट, क्या है इसका, नॉन जीरो है। क्यों है साहब नॉन जीरो, ये भी दिख तो ऐसे ही रहे, लेकिन होता क्या है कि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इस कंपाउंड में OH है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, एक तो ये इस टाइप से, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और इसमें 2 लोन पेयर भी ऑक्सीजन के पास साहब। होगा क्या हाँ कि एक तो ये कंडीशन मिल रही है आपको, ये पोजीशन कौन सी मिल रही है, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ओके, तो ट्रांसपोजिशन के कारण तो इसका जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। लेकिन इसकी सीस पोजीशन के कारण, है ना, सीस फॉर्म में भी पाया जाता है, दोनों फॉर्म में पाया जाता है। तो सीस फॉर्म में, सीस फॉर्म के कारण, ये सीस फॉर्म में, सीस फॉर्म के कारण इसका जो है डाइपोल मोमेंट जो है जीरो नहीं होगा। ओके, सीस फॉर्म के कारण, कौन से फॉर्म के कारण, सीस फॉर्म। तो ये दोनों का मिक्सचर है, एक तरह से ये कह सकते हैं सीस और ट्रांस का दोनों का मिक्सचर है साहब ये तो, ठीक है, 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये जो है इसका जो है ये वाला निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पोलर नेचर का होगा। तो ये वाला जो है किसका, कौन से नेचर का होगा, पोलर नेचर का होगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये वाला। और ये वाला कई बार एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप तो एज इट इज याद रख लेना ये वाला एग्जाम्पल, कि ये पोलर होता है, ठीक है। अगला आगे बढ़े, बढ़ना तो है ही ये साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बनता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है ये। और ये वाला जो है लाइमन, आपको कई बार समझा चुका हूँ, ला पा पा ब्रे फू, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। तो जब भी कुछ भी नहीं याद रखना, लाइमन श्रेणी किसमें, यूवी रीजन में होगी, बामर जो है विजिबल में, विजिबल बोले तो दृश्य क्षेत्र में, और इनके लिए याद रखना सिर्फ IR रीजन में। ये श्रेणियाँ कौन से रीजन में मिलेगी, IR रीजन में। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आया है कि बामर श्रेणी के लिए रेखाएं निम्न क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो विजिबल रीजन में पाई जाती है, दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये श्रेणियां याद रखना, जिसमें जो विजिबल बामर श्रेणी है ना, बामर श्रेणी की रेखाएं किस रीजन में पाई जाती है, विजिबल रीजन में पाई जाती है। लाइमन के लिए UV अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, IR, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड IR इंफ्रारेड, अवरक्त। चलो आगे चलते हैं साहब,
ठोसों की ऊष्माधारिता के संबंध में गलत बात क्या है? ठीक है, ठोसों की ऊष्माधारिता के बारे में गलत बात कही की थी कि यह ताप से अप्रभावित रहता है। साहब ताप से क्यों अप्रभावित रहेगा? गलत बात है ये तो, यह ताप से अप्रभावित रहता है। सी वाला ऑप्शन जो है सही है। बाकी सभी बातें कि यह ताप का फलन है, फंक्शन है सभी पदार्थों के लिए। यह 0 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है और अपेक्षाकृत उच्च तापों पर इसका सीमांत मान 6.3 कैलोरी पर मोल हो जाता है। यह ताप से अप्रभावित है, ये गलत बात है। चलिए इसका सी वाला ऑप्शन सही है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। अगर इजी क्वेश्चन बनाना होगा तो यूरिया का फार्मूला तो होता है NH2CO NH2। ठीक है, ये इसका वियोजन नहीं होगा, इसका वियोजन हो जाएगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में, और इसका Na प्लस और Cl माइनस में, इसका Al3 प्लस और 3Cl माइनस में। ठीक है साहब, तो परासरण दाब क्या है? एक अणुसंख्या गुणधर्म है, अणुओं की संख्या पे या आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है साहब। तो यहाँ पर ये बात कहें कि 0.1 m मिलियन, सभी के लिए 0.1 m मिलियन है, तो परासरण दाब किसका सबसे अधिक होगा? तो जिसके अंदर आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा है उसी का जो है परासरण दाब सबसे अधिक होगा। सबसे ज़्यादा परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? ये वाले का होगा, LCl3 का होगा, देन BaCl2, देन NaCl, देन यूरिया। लास्ट में कौन लिखेंगे? यूरिया। क्रम भी देखो तो ये इस टाइप से देख लेना। सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऑस्मेटिक प्रेशर AlCl3 के कारण होगा, फिर BaCl2, फिर NaCl, फिर यूरिया NH2CO NH2। इस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा। चलिए साहब, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन एग्जाम्पल याद रख लेना, है ना। आदर्श और अनादर्श विलयन में आते हैं, राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं अनादर्श विलयन, और अनादर्श विलयन में क्या बात करते हैं? धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। तो पॉजिटिव ये जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है कौन? बेंजीन और CCl4। निम्न में अनादर्श विलयन का चयन कीजिए। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म किसका एग्जाम्पल है? अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का परासरण दाब निम्न के कारण बढ़ता है ना। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इंक्रीज बाय किसके द्वारा? तो इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर, विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर परासरण दाब बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी तो परासरण दाब बढ़ना ही है, वो तो उसमें क्या है, ये तो साधारण बात है। चलो नेक्स्ट है साहब क्वेश्चन आपके सामने। तो 1000 ग्राम जल में प्रत्येक 5 ग्राम जल सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोल, अणुभार तथा यूरिया में विलय है। निम्न में से किसके विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? निम्न में से किसके विलयन का मतलब क्या है? 1000 ग्राम जल में प्रत्येक का 5 ग्राम लेकर सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लाइकोल, क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोल अणुभार 62 तथा यूरिया का अणुभार 60 विलय किए गए हैं। निम्न में से किसके विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो साहब इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? यूरिया का क्वथनांक जो है सबसे अधिक होगा। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली भी अगर सॉल्व कर सकते हैं, यूरिया का जो अणुभार है वो कितना आ रहा है? सबसे कम आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, तो यूरिया जो है, यूरिया का जो क्वथनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तणु विलयनों के लिए क्वथनांक में यूनियन होता है। क्वथनांक में यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल टी एफ और डेल टी एफ प्रोपोर्शनली किसके होता है? मोलेलिटी के। तो ये मोलरता के समानुपाती होता है। तणु विलयनों के लिए क्वथनांक उनका यूनियन होता है मोलरता के समानुपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75। एक प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिस्ट्री का रिएक्शन है। वैसे अभी आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना देखना चाहो तो देख लेना। फोटोकेमिस्ट्री में एक प्रकाश रासायन प्रक्रिया की क्वांटम लब्धि को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है। किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटे विकिरण के अवशोषित क्वांटों की संख्या।
इससे प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक संदीप्ति निम्न का एक उदाहरण है। रासायनिक संदीप्ति ये किसका उदाहरण है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का विपरीत है। नेक्स्ट, CO2 के सममित तनन निम्न में सक्रिय होते हैं। CO2 के सममित तनन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ CO2 आर एक्टिव इन, किसमें एक्टिव होते हैं साहब? CO2 के लिए अगर यहाँ पर जो पोलर मालिक्यूल होता तो वो IR में होता, और जो पोलर मालिक्यूल जो इसमें नहीं देते हैं, IR एक्टिव नहीं होते, वो क्या होता है? रमन एक्टिव होते हैं। तो CO2 के सममित तनन कंपन निम्न में सक्रिय होते हैं, किसमें होते हैं? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रमन की बात करेंगे। ओके साहब, अगला क्वेश्चन है आपका, सही कथन का चयन कीजिए। कीजिए साहब। H2 का बंध क्रम सही है जो He2 का है, H2 का बंध क्रम वही है जो He2+ का है, या H2+ का बंध क्रम वही है जो He2+ का? बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन। He2+, कुछ नहीं साहब, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिन लो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है साहब? इसके पास 1 है, और इसके पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 ही होंगे ना साहब? ठीक है। अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर का थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको। ये H है, ये H+ है, 1s0 हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, NB - Na/2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 - 0/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है? हाफ आ रही है। अब जब अपन He2+ की बात करेंगे, ये He है और ये He+ है, तो He2+ हो जाएगा। ये He2+, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 1s2 है साहब, 1s1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर 1 भर दिए, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर कर दिया। पहले नीचे वाले में भरे, 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे अपने को। तो NB - Na/2 कितना हो जाएगा आपके पास साहब? NB में कितने? 2 - 1, तो 2 - 1/2, तो कितना? 1/2। मतलब इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर, He2+ की भी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है? हाफ आ रही है साहब, और इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है? हाफ आ रही है। तो ये है, सही बात है। ठीक है साहब। H2 में कितने? 2 हैं। एक हाथ का और बता देता हूँ, चलो। H2 बोले, H2 का बंद क्रम वही है जो He2+ का। तो He2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है अपने पास? हाफ आ रहा है साहब, निकाल लिया। H2 का कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? तो H2 में क्या करेंगे? ये हटा देंगे साहब, H के लिए 1s1 लिख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, ये यहाँ पे भर दिया। तो 2 - 0/2, तो 2/2, तो कितना? एक बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा? 1। H2+ He2+ का कितना आ रहा? हाफ। ठीक है, समझ में आ रहा ना ये चीज़ें? अगर He2 का देखेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0, इसका आ रहा 1। सेम नहीं है, यही सेम है। H2+ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका? हाफ आ रहा है साहब, और इसका कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसमें दोनों में इसका हाफ ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर है, इसका भी हाफ बॉन्ड ऑर्डर है। सी वाला ऑप्शन जो है सही है। चलो साहब, ये जो तरंग फलन याद रख लेना, sp sp3 संकलन के लिए अलग अलग है। तो उपरोक्त में से sp संगृत कक्षकों के 2 तरंग फलन दिए हुए हैं। sp संगृत कक्षकों के 2 तरंग फलन दिए हुए हैं। कौन कौन से साहब? A और B। कौन कौन से हैं साहब? A और B। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ये और ये सही है इसका। ठीक है, psi1 के लिए है, और ये psi2 के लिए लिख देना। psi2 बराबर 1/√2 5s + 5p। ओके, ये वाला एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव में बताना पड़ेगा आपको। चलिए अगला है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ psi-2 फॉर H2+ आयन इज हाफ ऑफ। तो इसके लिए जो है ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है इसका क्या है? सही होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों के लिए कि वो सोचते हैं कि सबसे पहले px ऑर्बिटल आएगा, परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन होता है। रेखीय संयोजन मतलब s और s के साथ में कौन सा वाला ऑर्बिटल संयोजन कर रहा है। तो रेखीय संयोग के दौरान s कक्षक निम्न से संयुक्त हो सकता है। कौन से संयुक्त होता है साहब? pz से संयुक्त होता है। किससे? याद रखना, s किससे संयुक्त होता है? pz से संयुक्त होता है, न कि px से, न py से। किससे संयुक्त होता है? pz से। परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल कैन कंबाइन विथ किसके साथ होता है, पी जेड ऑर्बिटल के साथ में। चलो आगे साहब बात करें, डेल जीरो के मान निम्न क्रम में होते हैं, डेल जीरो के मान निम्न क्रम में होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल क्षेत्र की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है साहब, 3D, ये 3D लिखा हुआ 3D ऑर्बिटल है ना, तो ऊर्जा सही है 3D की कम होती है किससे, 4D से। बस सिंपल बात है, यहाँ पे तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 3D लोअर देन 4D, एन एन यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। 3D की कम होगी किससे, 4D से, बाकी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बाकी ये सही है, 3DN ग्रेटर देन 4DN क्या डेल जी के निम्न क्रम में होते हैं, बी वाला ऑप्शन जो है सही है। चलिए, स्कूल जाने का टाइम, D6 आयन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में है ना, निम्न चक्रण अष्टबल के संकुलों के लिए CFSC ऊर्जा के मान क्रमशः हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ कि घुमा दिया साहब, क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। तो घुमा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये है किसके लिए, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है साहब, किसमें, अष्टफल की कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो किसमें होती है स्प्लिटिंग, T2G और EG में होती है, ये तो मालूम है ना। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है किसमें होती है साहब, T2G और EG में होती है। जब अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करांगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले में जाएंगे, है ना, वीक फील्ड लिगेंड होगा उस कंडीशन में 1 2 3 4 5 और ये 6 कर दिया। इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 पेयरिंग यहीं पर हो जाएगी। तो इनको तो कहते हैं अपन T2G और ये क्या है साहब, EG, T2G और EG। तो D6 आयन के उच्च चक्रण तथा निम्न चक्रण लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए LFSC लिगेंड क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होगी, लिगेंड क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ के जो एनर्जी डिफरेंस है T2G और EG के बीच का क्या है, डेल जीरो है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर नीचे की तरफ देखेंगे अपन, नीचे की तरफ है ना, तो ये क्या होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.4 माइनस में होगी, और ऊपर की तरफ देखेंगे इजी के लिए तो प्लस में क्या होगा, 0.6 होगा। ओके, अब यहां पर देखिए आप कि ये कितना हो जाएगा, नीचे वाले के लिए 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 चौके 16, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1.6, और ऊपर कितना है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो 0.6 और 0.6 से कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो इसको जो अगर ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 0.4 आ जाएगा माइनस का। और माइनस की 0.4 को साहब आप क्या लिख सकते हो, -2/5, -2/5, मतलब आप 2 में 5 का भाग देके देख लो, 2 में 5 का भाग देके देख लो, ठीक है। तो ये शून्य लगाएंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, तो 5 चौके 20 आ रहे, तो 0.4 को -2/5 डेल जीरो लिख सकते हैं अपन। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी हो रहा है साहब, इसमें कितना हो रहा, नीचे वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.4 DQ, तो ऊपर वाले के लिए 0.6, तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, नीचे ही है, तो 4 और कितने 0.4 इंटू कितना लिखेंगे अपन 6, तो 4 छंग 24, 2.4 -2.4, और -2.4 को क्या लिख सकते हैं, -2.4 को -12/5, है ना। इसको इस ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो घुमा दिया बस कि -12/5 लिख दिया, तो 12 में 5 का भाग दे दो साहब, 12 में 5 का भाग दे दो, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, बच्चे कितने 2, दशमलव लगा दिया यहाँ पर, और 20, तो 2.4 आ रहा है ना, ये 2.4। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल जो है साहब क्या है, सही है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये इस टाइप का ध्यान रखना, इस टाइप से निकालना आना चाहिए आपको LFSC। चलो साहब, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज किससे, रमन से, किससे रिलेटेड है साहब, रमन से, रमन।
नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रक्रिया निम्न का विलोपन होता है। जब नॉरिस टाइप फर्स्ट और नॉरिस टाइप सेकंड दो टाइप की रिएक्शन होती है, उसमें जब बात करेंगे तो नॉरिस टाइप फर्स्ट जो है वो किससे रिलेट करती है, CO के विलोपन से। किसका विलोपन होता है, CO का। चलिए, मृदु अम्ल का सही एग्जाम्पल है मृदु अम्ल, BH3 जो है वो मृदु अम्ल है। क्या है साहब, BH3 को क्या कहते हैं, मृदु अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न लिगेंडों के ट्रांस इफेक्ट एक सीरीज, लिगेंडों के ट्रांस इफेक्ट सीरीज के बारे में भी पूरा एक वीडियो बना रखा है साहब। तो किसका ट्रांस इफेक्ट, जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है उसके सामने वाली पोजीशन से क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, आने वाला लिगेंड उसके सामने जुड़ता है जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है उसके सामने। ओके, तो ये ट्रांस इफेक्ट सीरीज में की बात करेंगे अपन। तो ट्रांस इफेक्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट होता है Cn का होता है, Cl माइनस का, फिर H2 का। तो H2 का सबसे कम है, फिर NH3 का, फिर Cl माइनस का और फिर Cn माइनस का। तो ये अपने अपने तरीके से ट्रिक से निकालते रहना और याद कर लेना ट्रांस इफेक्ट सीरीज। ट्रांस इफेक्ट में क्या होता है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं उसमें मेटल है साहब, ये मेटल है, और जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है उसके सामने से प्रतिस्थापन होता है। जैसे कोई लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो जुड़ा हुआ है, कोई H2O जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cn माइनस जुड़ा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन इसके सामने वाले से होगा, है ना, इसके सामने वाली पोजीशन से हटेगा, जो भी हटना है वो, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है। चलिए, यहाँ पर द फॉलोइंग रिलेशन इज रिलेटेड विथ, है ना, तो यहाँ पर वही आपको अगर श्रेणी याद है तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी। तो फुंड श्रेणी के लिए ये क्या पांचवी कंडीशन आ रही है, पांचवी कक्षा के लिए बात चल रही है ना। तो उसके लिए N1 जो है, N1 का स्क्वायर और ये N2 का स्क्वायर और ये N2 की वैल्यू होगी 6, 7, 8, है ना। तो फुंड श्रेणी के लिए क्या बात करते हैं अपन, फुंड श्रेणी के लिए बात करते हैं कि N1 क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया, और N2 का स्क्वायर, और N2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, 7, 8, है ना, 6, 7, 8 ये लिखते हैं अपन किसके लिए, फुंड श्रेणी की, फुंड सीरीज के लिए। अगर यहाँ पर लाइमन साहब, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड के लिए तो N1 बराबर क्या है 5 हो, और N2 बराबर क्या लिखते हैं 6, 7, 8 जो भी है। अगर मैं बामर की बात करूं तो इसके लिए N1 बराबर क्या लिखेंगे 2, और N2 बराबर क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6। अगर लाइमन की बात करें तो N1 बराबर क्या होगा 1, और N2 बराबर क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। इस टाइप से लिखते हैं श्रेणी, ठीक है, फार्मूला यही रहता है, न्यू बार बराबर RH। और ये तो यहाँ पर ये N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर होना चाहिए, और ये N2 होना चाहिए 6, 7, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी गुणक के मान, है ना, जी गुणक के मान, और जी गुणक के मान इसी जो अपन कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लिगेंड यहाँ पे काम कर रहा, वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे काम कर रहा, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, तो ये मेटल के ऊपर भी डिपेंड करता है और लिगेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात करें कि जी गुणक के मान का सही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा जो जी गुणक होता है वो Pt4+ का होता है, देन CO3+ का, देन Fe2+, 3+, देन Ni2+। ये जी गुणक के मानों का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निम्न को प्रदर्शित करता है। आइंस्टीन का समीकरण जो है 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू 0, ये वाला। क्रॉम्पटन, है ना, क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रॉम्पटन इफेक्ट तो H/mc के बाद में 1 - cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल लेमडा इज इक्वल हो जाएगा, डेल लेमडा के इक्वल ये हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन बोले तो। नेक्स्ट है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एफ फैक्टर। एफ फैक्टर हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए, Cn- के लिए सबसे ज़्यादा होगी एफ फैक्टर। जी फैक्टर और एफ फैक्टर पर काम करते हैं ना, तो जी फैक्टर के लिए मेटल की बात करते हैं, तब जी फैक्टर की बात करते हैं, लिगेंड के लिए एफ फैक्टर की। तो सबसे ज़्यादा जो है किसका होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। तो एफ गुणक का मान सर्वाधिक किसके लिए होगा, Cn- के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु संकुलों में ज्यामिति तथा प्रकाशीय समावता दोनों प्रदर्शित
करता है ना। द मेटल कॉम्प्लेक्स एक्सहिबिट बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जब भी अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, यदि किसी मेटल से सभी लिगेंड समान जुड़े हुए हो तो वहाँ पर ज्यामितीय समझौता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर जो है ज्यामितीय समझौता की कब बात करते हैं, जब सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म को ही ज्यामितीय समझौता भी कहते हैं। तो सीस ट्रांस के लिए कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, इसके लिए सीस ट्रांस पोजिशन फॉलो होगी, मेटल है साहब, और ये ए और ये जो भी है ए, और ये एक्स और ये एक्स है, तो साहब ये हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया, सेम साइड में होगी सीस फॉर्म होगा, तो ये वाला ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेगा। प्रकाश ज्यामिति और प्रकाशित दोनों समझौता प्रदर्शित कर सकता है ये। और मेरे हिसाब से ये जो है शायद बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिजेक्टेड क्वेश्चन में गए थे, तो ये शायद रिजेक्ट भी होगा, रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव किस हिसाब से होगा। तो ये है साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। ये याद रखना साहब, T2G और EG3, T2G3 EG2, T2G और EG3 EG2 का मतलब है कि T2G में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में यहाँ पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन, पांचों अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा 5.92 आएगा। कितना आएगा, 5.92 आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है साहब, सेट है, नेट है, या कई बार पूछा गया है ना। अष्टफल की, चतुष्फल की और वर्ग समतली संकुलों के लिए 10 DQ के मानों का क्रम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, देन ऑक्टाहेड्रल के लिए, देन टेट्राहेड्रल के लिए। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। अष्टफल सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 DQ के मान सबसे ज़्यादा किसके लिए होते हैं, स्क्वायर प्लेनर के लिए, फिर ऑक्टाहेड्रल के लिए, फिर टेट्राहेड्रल के लिए। डेल एस पी ग्रेटर देन डेल जीरो ग्रेटर देन डेल टी। चलिए नेक्स्ट है, एक बंद पात्र में द्रव का वाष्प दाब निम्न पर निर्भर करता है, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करेगा वाष्प दाब। ओके, अगला क्वेश्चन आ गया 98 साहब के से। हम्म। 98 है ना। क्या लिखा हुआ है इसमें, ए अनायनीकृत विलेय के जलीय विलयन की मोललता जो -15 डिग्री सेल्सियस पर जमता है क्या होगी। तो साहब जो है, अगर मैं कहूँ कि डेल टी एफ आपको जो है इसमें जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, 15, परिवर्तन जो कितना हो रहा है 115 डिग्री सेल्सियस पर की बात है, विलियन की मोलर जो -15 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, क्या होगी, जलीय विलयन है साहब। तो क्वथनांक में जो चेंज आएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर में जो चेंज आएगा, सॉरी, वो कितना हो जाएगा, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो 115 -100 तो कितना चेंज आ रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है साहब, है ना। माइनस में जा रहा ना, -15 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है जल। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि फार्मूला जो है वो कौन सा लगेगा यहाँ पर, डेल टी एफ बराबर के एफ एम। डेल टी एफ बराबर क्या लिखते हैं अपन, के एफ एम लिखते हैं। के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 ग्राम जल, प्रति 1000 ग्राम जल। तो ये लिख सकते हैं एम बराबर डेल टी एफ बटे के एफ। तो आपके सामने जो साहब डेल टी एफ मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज आया, 15 डिग्री का, तो 15 बटे क्या लिखेंगे अपन, 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया, 15 बटे के एफ की वैल्यू 1.86। तो मोललता ज्ञात ये भाग देंगे 15 में 1.86 का, तो क्या आ जाएगा साहब, 8.06 आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़े, आपके सामने क्वेश्चन है 99। कैल्शियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में NO3 माइनस 0.06 m है मोलरिटी। विलयन की मोलरता क्या होगी साहब, कैल्शियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में। आपके सामने दिया हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, CaNO3
ट्वाइस। साहब ये डिवाइड हो जाता है किसमें, CF2+ और NO3 2- में। तो NO3 जो है वो कितने दे रहा है साहब, 2 दे रहा है। कितने दे रहा है, 2। तो यहाँ पे ये कितने मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है। और यहाँ पे ये कितना है आपके पास में साहब, 1 मोल है। मतलब 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट जो है आपको क्या दे रहा है, 2 ये दे रहा है, 2 मोल NO3 2- दे रहा है। तो कैल्शियम नाइट्रेट के जेली विलियन में NO3- कितना है, 0.06 m है। तो विलियन की मोललता क्या होगी साहब, तो 0.06 बटे इसका क्या हो जाएगा, 2 मोल दे रखा ना, 2 मोल दे रखा, तो यहाँ पे क्या दे रखें, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो आंसर जो आएगा 0.03 आ जाएगा इसका आंसर। तो विलियन की मोललता क्या हो जाएगी साहब यहाँ पर, 0.03, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ NO3- की दे रखी है और यहाँ पर 1 मोल क्या दे रखा है, कैल्शियम नाइट्रेट दे रखा है। तो विलियन की मोललता ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। ये 2 मोल है, ये हाफ हो जाएगा इसको। तो 2 मोल के लिए मतलब 1 मोल के लिए 0.6 दे रखी, 0.06 मोलिलिटी दे रखी है। चलिए 0.03 आंसर। अगला है आपके पास में 100 वाला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है साहब। ये 50 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे साहब। तो ये तो मोल प्रभाव निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, निकालना आता होगा। 1 विलियन 120 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 9 ग्राम जल में मिलाकर बनाया गया है। जल का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना, जल का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना या मोल अंश ज्ञात करना। ठीक है, कक्षा 12वीं के विलियन वाले चैप्टर में है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी सब है। तो जब मोल अंश की बात करते हैं तो मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो जिसका भी अगर 2 घटक, जो भी घटक है, मान लें कि 2 घटक है, एक विलेय है एक विलायक है, तो क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या, विलियन के मोलों की संख्या। तो ये विलेय का मोल अंश हो जाएगा। और अगर विलायक का मोल अंश की बात करेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को अपन N1 से रिप्रेजेंट कर दें, विलेय, ओके। और विलायक के मोल फ्रैक्शन, मोल अंश को, मोल अंश नहीं सॉरी, विलायक के मोलों की संख्या, सिर्फ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, N2 से रिप्रेजेंट कर दें तो विलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलियन के मोलों की संख्या हो जाएगी N1 + N2। तो ये तो हो गए मोल, मोल की बात कर रहे हैं अपन, मोल की बात कर रहे हैं। यदि अपन मोल फ्रैक्शन विलेय का, विलेय के मोल फ्रैक्शन की बात करें, विलेय के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, N1 बटे N1 + N2, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर अपन विलायक के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या, ये फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही दे रखा है, 120 ग्राम एसिटिक अम्ल को 9 ग्राम जल में को 120 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 9 ग्राम जल को मिलाकर बनाया गया है। तो 120 ग्राम ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसको अपनों ने सॉल्वेंट मान लिया, विलायक मान लिया। इसको क्या मान लिया, विलेय, विलेय बोले तो सॉल्यूट मान लिया, है ना। इसको मान लिया अपनों ने N1 और इसको मान लिया अपनों ने N2, है ना। N1 और N2 अभी निकालेंगे मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले, तो मेरी बात सुनना, जल के मोलों की संख्या साहब अपन N1 निकालने जा रहे हैं। तो जल कितना है, 9 ग्राम है, भार बटे अणुभार 9/18, 0.5 आ जाएगी मोलों की संख्या, ओके। एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो एसिटिक अम्ल कितना है आपके पास, 120 है, कितना है 120, और एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 60, तो बटे कितना लिख दिया अपनों ने, 2 लिख दिया साहब, ओके। बटे 120/60 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अपने को जल का मोल अंश निकालना है, तो जल का मोल अंश लिखा लेंगे, जल का मोल अंश, मोल अंश मतलब जल के मोलों की संख्या कितनी है साहब आपके पास, 0.5 बटे विलियन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.5 + 2.0। तो यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर क्या लिखूँ, 2.5, भाग दे दो साहब इसको। आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कौन सा 0 नहीं, 0.2, 0.5/2.5,
0.2 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? ये दशमलव तो हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या लिख दो, 25, 0 पॉइंट ये 0.2 आंसर आएगा इसका। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एसिटिक अम्ल का मोल अंश निकालना है, तो एसिटिक अम्ल का मोल अंश निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 2.0 एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या बटे 0.5 प्लस 2.0, तो 2.0 बाय 2.5 ये लिख लेना, ये हो जाएगा आपके एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 51 से 150 तक अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं एंड करते का टाइम हो गया है और हमें भी जाना है ड्यूटी पर। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, धीरे धीरे जो है सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, और थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपका जो दिया हुआ है उसको ज़रूर आप रिमाइंड करते रहना। थ्योरी जब पढ़ोगे तो आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। थ्योरी वाले पेज जब देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ साहब, इस जो पेपर सेट होता है वो थ्योरी पार्ट से ही सेट होता है। थ्योरी में देखा जाता है कि हाँ इसमें से, इस टॉपिक में से, इस सिलेबस में से ये क्वेश्चन बनना चाहिए, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।